अब बात करेंगे कि सीवियर मेंटल इलनेस मतलब स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां होती हैं जो मतलब जिसमें स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर भी आ सकता है और कुछ दूसरे क्रोनिक कॉग्निटिव या साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनमें कॉग्निशन के जो एरर्स हैं, डेफिसिट हैं, वो किस तरह से आते हैं और वो उनकी पिक्चर क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कुछ दूसरी बीमारियां होती हैं जिन्हें कहा जाता है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। एक स्किज़ोफ्रेनिया का स्पेक्ट्रम है या साइकोटिक स्पेक्ट्रम है जिस पर कई सारी और मिलीजुली बीमारियां पाई जाती हैं, जैसे स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इनफैक्ट स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसी स्पेक्ट्रम पर पाए जाते हैं। ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर मिले जुले सिम्टम्स अलग अलग इंटेंसिटी और नेचर के पाए जाते हैं। जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, या नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं मतलब एसोशियलिटी, पेशेंट सोशलाइज नहीं करेगा, एवोल्यूशन मतलब पेशेंट में मोटिवेशन नहीं होगी, एलॉजिया मतलब पेशेंट की जो लैंग्वेज है, स्पीच है, वो बहुत रिड्यूस्ड होगी, ना के बराबर उसके मन में विचार आएंगे या ना के बराबर वो चीज़ें बोल पाएगा। ब्लंटेड इफेक्ट, उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशंस है वो बिल्कुल ब्लंट होंगी, ऐसा लगेगा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आती फेस पर। और एनेडोनिया मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपनी डे टू डे चीज़ों में प्लेजर नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, वो उन्हें एंजॉय नहीं कर पाएगा। एनेडोनिया भी दो तरह का होता है, एक फिजिकल एनेडोनिया और एक सोशल एनेडोनिया। मतलब सोशलाइज करने में मज़ा नहीं आ रहा, या फिजिकल एनेडोनिया मतलब उसको फिजिकल सेंसेशंस में, जैसे कि कोई स्मेल होती है या कोई टेस्ट होता है किसी चीज का, या जस्ट रिलैक्सेशन करना, टेम्परेचर का प्लेजर होता है, ये सारी चीजों में उसको अच्छा नहीं लगता, फर्क ही नहीं कर पाता कि सर्दी गर्मी क्या है। कुछ इस तरह के एनेडोनियास भी देखे जाते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के साथ डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच मतलब फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये इन पूरे स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम पर अलग अलग इंटेंसिटी और लेवल पर पाए जाते हैं। रिसर्च ऐसा बताती है कि ये जो भी मैंने पीछे कॉग्निटिव डोमेन्स डिस्कस किए थे, ये सारे के सारे कॉग्निटिव डोमेन्स किसी ना किसी लेवल पर अफेक्टेड होते ही हैं इन सभी स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स पे। तो मतलब कह सकते हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है वो कहीं ना कहीं एक पेशेंट की थिंकिंग, कॉग्निशन को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो अलग अलग टाइप के जो सिम्टम डोमेन्स हैं, मतलब स्पेशली यहां पर बात हो रही है कि पॉजिटिव सिम्टम्स और जो कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक सिम्टम बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। डिल्यूजन ज्यादा होंगी तो मतलब पेशेंट की अटेंशन, मेमोरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। ये दोनों टाइप के जो सिम्टम्स हैं ये कोरिलेटेड नहीं है। मतलब कि हो सकता है कि एक पेशेंट में डिल्यूजन बिल्कुल ना हो और कॉग्निटिव सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो। वहीं इसका उल्टा हो सकता है कि डिल्यूजन हेलुसिनेशंस बहुत हैं पर पेशेंट के अंदर ये जो सारे कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं ये ना के बराबर आए हैं। पर हाँ, नेगेटिव सिम्टम्स के साथ कॉग्निटिव सिम्टम्स काफी हद तक कोरिलेटेड होते हैं। मतलब हम कहेंगे कि एक पेशेंट में अगर मोटिवेशन नहीं है या वो सोशलाइज नहीं कर रहा, इसका बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट की कॉग्निटिव डेफिसिट्स बहुत ज्यादा है, वो कॉग्निटिवली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के मुकाबले जो कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा बड़े प्रिडिक्टर होते हैं, मतलब डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं एक पेशेंट की सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के। मतलब एक पर्सन सोशलाइज कितना कर रहा है, वो अपनी जॉब या अपना बिजनेस कितना कर पा रहा है, वो अपने घर के काम कितना कर सकता है, अपना वर्क या अपने डेली लाइफ की रूटीन और एक्टिविटीज को कितना अच्छे से कर पा रहा है, इन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक पर्सन के कॉग्निटिव डेफिसिट्स का। तो जितने ज्यादा डेफिसिट होंगे ये जो सारे डोमेन्स हैं लाइफ के ये सारे अफेक्टेड होंगे। मतलब वर्क, फैमिली, ऑक्यूपेशन, सोशलाइजेशन, डेली लिविंग, ये सारे जो एरियाज हैं ये अफेक्टेड होंगे अगर कॉग्निटिव डेफिसिट ज्यादा है। जबकि डिल्यूजन हेलुसिनेशंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि हम कहेंगे कि डिल्यूजन बहुत ज्यादा होने से एक पेशेंट की लाइफ में एक डिसेबिलिटी तो जरूर आएगी। और अगर एक पेशेंट बहुत एक्यूट फेज में है, बहुत तेजी से उसको डिल्यूजन हेलुसिनेशंस आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा। पर डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स में जैसे कि देखा जाता है कि पेशेंट की लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। डिल्यूजनल डिसऑर्डर एक ऐसी कैटेगरी है, हालांकि उसे स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम पर नहीं देखा जाता, पर बहुत सारे डॉक्टर्स उसे स्किज़ोफ्रेनिक टाइप इलनेस ही मानते हैं। पर अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, मतलब कोई एक डिल्यूजन है जो लंबे समय से उन्होंने होल्ड की हुई है, बावजूद इस डिल्यूजन के वो अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। वो जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, दोस्त मित्र सब हो सकते हैं उनके, फैमिली गैदरिंग्स में जा सकते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, बस उनका डिल्यूजन बना रहता है।
तो इसलिए देखा जाता है कि डिल्यूजन्स का उतना इंपैक्ट नहीं है जितना कि कॉग्निटिव एरर्स का है, कॉग्निटिव डेफिसिट्स का है। तो मतलब ये है कि पेशेंट की अगर कोई प्लानिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेमोरी, अटेंशन, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब अगर अफेक्टेड होंगी तो पेशेंट ये सारे के सारे डोमेन्स में पुअर फंक्शनिंग दिखाएगा और इस वजह से वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएगा। एक पेशेंट की डिपेंडेंसी अपने फैमिली मेंबर्स पर इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि कॉग्निटिव डेफिसिट बहुत ज्यादा होते हैं, और जिन लोगों के अंदर कॉग्निटिव डेफिसिट बहुत कम होते हैं वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इसीलिए एक पेशेंट को अगर इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको फाइनेंशियली, सोशली, पर्सनली इंडिपेंडेंट बनाना है तो कॉग्निटिव डेफिसिट्स दूर करने ही होंगे। बिना उसके कोई दूसरा तरीका फिलहाल 2023 में अवेलेबल नहीं है, और 2023 क्या, शायद 2030 तक भी शायद अवेलेबल ना हो। इसलिए कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग बेहद जरूरी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। और जैसा कि बताया कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो कॉग्निटिव सिम्टम्स से काफ़ी अलग होते हैं, इंडिपेंडेंटली देखे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोरिलेशन नहीं होता इनमें। तो दवाइयाँ भी जो हैं, मतलब एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ, वो पॉजिटिव सिम्टम्स पर तो अच्छा असर लाती हुई दिखाई देती हैं, पर साथ ही वो कॉग्निटिव सिम्टम्स पर बहुत ज़्यादा असर नहीं लाती। जो भी स्टैंडर्ड एंटीसाइकोटिक दवाइयां हैं, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन की हो या सेकंड जनरेशन की हो, वो कॉग्निटिव डेफिसिट्स को दूर करने में करीब करीब नाकाम साबित होती हैं। ये जरूर है कि थोड़ा लंबे टाइम तक अगर पेशेंट दवाइयां रेगुलरली लेता रहेगा तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कॉग्निटिव सिम्टम्स में देखा जा सकता है। कुछ दवाइयां किसी किसी पेशेंट के नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स को इंप्रूव करती हैं, पर ये जितनी भी दवाइयां अवेलेबल हैं, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्विटायापिन, एरिपिप्राजोल, जितनी भी इस तरह की दवाइयां हैं, ये ना के बराबर असर लाती हैं कॉग्निटिव डेफिसिट्स पर यहां ये भी जरूरी है समझना कि भले ही पेशेंट के डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस करीब करीब चले गए हों या दब गए हों और पेशेंट के अंदर नेगेटिव या कॉग्निटिव सिम्टम्स ही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब डिल्यूजन, हेलुसिनेशन तो चले गए, दोबारा कभी आएंगे नहीं, चलो अब सीआरटी लेते हैं और सीआरटी पर फोकस करते हैं और अब कॉग्निटिव डेफिसिट दूर करते हैं। नहीं, दवाइयां फिर भी पेशेंट को लेते रहना पड़ेगा। बावजूद इसके कि पेशेंट की कॉग्निशन जो है वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, पर पेशेंट के डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस काफी सप्रेस्ड रहते हैं अगर पेशेंट रेगुलर दवाइयां लेता रहे। इसीलिए पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म तक दवाइयां रिकमेंडेड होती हैं। पर अगर सीआरटी देनी है तो वो पैरेलली चलेगी, मतलब दवाइयों के साथ साथ चलेगी। ऐसा नहीं है कि दवाइयां ले दी, एक टाइप के सिम्टम चले गए, चलो अब दवाइयों का कॉग्निशन पे फर्क नहीं आ रहा तो अब सीआरटी लेते हैं और दवाइयां छोड़ देते हैं। नहीं, दवाइयां और सीआरटी दोनों साथ साथ चलानी पड़ती हैं। सीआरटी जो है वो एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर दिया जाता है, तभी उसके अच्छे असर आते हैं। अगर दवाइयां छोड़कर सिर्फ सीआरटी देंगे, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन आएगा, तो फायदा ही नहीं है सीआरटी देने का, क्योंकि पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, पेशेंट कोऑपरेटिव ही नहीं होगा। और सीआरटी के लिए बेहद जरूरी है कि पेशेंट डॉक्टर के साथ, मतलब थेरेपिस्ट के साथ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ पूरी तरह से कोऑपरेटिव रहे। ज्यादातर मामलों में पेशेंट्स कोऑपरेटिव हो जाते हैं, पर कई बार पेशेंट रेजिस्टेंस दिखाते हैं, पर उस रेजिस्टेंस को भी टारगेट करके पेशेंट को कोऑपरेटिव बनाया जा सकता है। कुछ कुछ मामलों में शायद पॉसिबल ना हो, पर कई मामलों में ये पॉसिबल हो जाता है, और इस वजह से पेशेंट एक अच्छा रैपो बना के थेरेपिस्ट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव कर सकता है। और यही टारगेट होता है सीआरटी का। डॉक्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बने, रेगुलरिटी रहे, पेशेंट रिस्पॉन्ड करता रहे, होमवर्क असाइनमेंट करता रहे और साथ ही अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस लाता रहे।